नमस्कार. लोकसत्ता विश्लेषणच्या या विशेष पर्वामध्ये आपलं स्वागत. आजच्या विश्लेषण पर्वाचा विषय आहे चीन, चरित्र आणि चाल. या विशेष विवाद संवादासाठी आपण आज आमंत्रित केलेलं आहे जयदेव रानडे यांना. जयदेव रानडे यांचा 30हून अधिक वर्षांचा भारत चीन संबंधांचा अभ्यास आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे ते माजी सदस्य होते. तसेच सध्या सेंटर फॉर चायना अनालिसिस अँड स्टडी या संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून काम पाहिलेलं आहे. चीनी भाषेवर प्रभुत्व आहे, त्याबरोबरच हाँगकाँग, बीजिंग, वॉशिंग्टन येथे त्यांची नियुक्ती झालेली होती. चीन, तिबेट, पूर्व आशिया, पाकिस्तान, दहशतवाद असा हा विस्तीर्ण आपण त्याला म्हणू कार्यपट आहे. या विविध विषयांचा त्यांचा व्यासंग हा दांडगा आहे. विचार आणि वाचन आणि त्यातनं आलेला व्यासंग असं हे व्यक्तिमत्व आहे. रानडे सर, आपलं या विश्लेषणामध्ये मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर इथं आता या विश्लेषण निमित्त आलेल्या आमच्या असंख्य वाचकांचं, हितचिंतकांचंही स्वागत. एक सुरुवातीला सांगतो की या पूर्ण व्यवसंवादाचं युट्यूबवरती ते पूर्ण चित्रीकरण आहे, ते तुम्हाला उद्या पाहायला मिळेल. तर या विशेष कार्यक्रमामध्ये संवादक म्हणून लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आहेत. सर, मी पुढील सूत्र गिरीश कुबेर सरांकडे सुपूर्द करतो. सर, प्लीज टेक इट फ्रॉम हिअर. नमस्कार. आपल्या सगळ्या सहभागींना अभिवादन आणि अर्थातच रानडे सरांना गेली कित्येक वर्ष त्यांचं लिखाण चीन विषयक वाचत आलेलो आहे. किंबहुना चीनचा ज्याला कोणाला रस आहे, ज्याला कोणाला चीन समजून घ्यायचं असेल त्यांना रानडेजींच्या लिखाणाला पर्याय नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही आज चर्चेला आलात हे म्हणजे खरं सांगायचं तर 10-12 तास चालतील इतके प्रश्न माझ्या देखील डोक्यामध्ये आहेत. पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून स्वागत. एक पहिला मुद्दा मला असा विचारावासा वाटतो की तुम्ही जवळपास 3-4 दशक चीनचा अभ्यास करताय. चीन हा तुमच्या सतत संशोधनाचा, अभ्यासाचा लक्ष असण्याचा विषय आहे. या 4 दशकामध्ये चीन जसा बदलला तसं चीनचं काही बाबतीतलं सातत्य पण राहिलेलं आहे. मला हे सातत्य खूप कौतुकास्पद वाटत आलेलं आहे की आपल्याला जागतिक महासत्ता व्हायचं याच्याविषयी असलेला एक जो ध्येय, त्यांचा जो पाठपुरावा करण्याची क्षमता आहे ती चीननं सातत्यानं राखलेली आहे. या 4 दशकांचा हा तुमचा चीन विषयीचा अभ्यास, या 4 दशकाकडे तुम्ही कसं बघता? कारण मला असं आठवतं की तुम्ही एका लेखामध्ये इंडियन डिफेन्स रिव्ह्यूच्या 2007 पासून चीननी कात टाकली अशा स्वरूपाचं एक वर्णन केलेलं वाचल्याचं आठवतंय. तर नक्की हा प्रवास तुमचा आणि चीनचे तुमचं निरीक्षण चीन विषयीचं आम्हाला ऐकायला आवडेल सुरुवात त्याविषयी. जेव्हा माओ त्से-तुंग, when he founded the People's Republic of China, तर communism तर आणलंच त्यांनी. He just destroyed the old class system. He removed the old mandarinate, but he retained the empirical aspirations of the Qing and the Ming dynasties. And he kept some of those symbols. Like, I will give you an example. If you go to any Chinese office, the person who receives you will be sitting in a big hall. And as you walk towards him, he'll be sitting at one end. So you feel smaller and smaller as you go towards him. Oh, okay. These so small things, but they pay a lot of attention to that. Second, Mao Zedong chose not to travel abroad because in a way he was following the tradition of the old emperors that people should come and kowtow to him rather than him going to others. So that was one more thing that they kept. But yes, when Mao took over, he realized that China was a very backward country, was a very poor country, and he said it had been plundered by imperialist powers. So his aim was twofold: to try and introduce communism in China and to ensure that it develops firm roots. Secondly, to ensure that China does not get threatened by another power. And his worry was the United States and Soviet Union of that time. So he began building bombs. He began building factories
in remote areas secretly. The third was to look for some kind of an international platform where he could build up his constituency. So he came up with this idea of three world theory. Okay. First world was the developed, second world was the developing, third world, he said, I will champion as the leader. So in fact, if you ask me, that was also a seed of the rivalry that we are seeing between India and China at that point. Then we found that Deng Xiaoping took over. He virtually upturned a lot of the policies of Mao Zedong, including one cardinal one that Mao had, which was that war is imminent. He said world war is imminent and we must keep preparing for it. I mean, we should be alert for it. Deng Xiaoping said there is no likelihood of a world war. So the army should start modernizing, should train itself, etc. He also diverted funds from defense to building the economy and the industry and agriculture. So he came out with the 4 modernizations. It was an old concept, but he brought it in and he began building up China. He also laid down this famous 24-character principle of lie low, bide your time. Yeah. In other words, let us build our strength. When we think we are strong enough, then we will take on the others. It is not that he forgot where he wants China to be, but he said we should not be premature. Now, this policy changed somewhat under Hu Jintao. Oh. He is the present Chinese president Xi Jinping predecessor. He changed it, but he was smart enough. He said, if I go too fast, then I might be slapped down. So he knew when to back off. And I will give you one example. He decided that the Dalai Lama had started becoming troublesome. Don't forget that Hu Jintao was also posted as the #1 man of Tibet, party secretary of Tibet. So he had an understanding of what was going on. And he began countering the Dalai Lama. So he began putting pressure on countries which were receiving the Dalai Lama and began threatening them that I will not trade with you, I will stop importing from you, I will stop sending my tourists to you, and all these are state controlled in China. So there was a pressure and invitations to the Dalai Lama or receptions of the Dalai Lama by the state leaders began reducing. But he also began saying that we should have a new type of great power relationship. What he meant by that was, shall I say, decoded, it means the US and China are the 2 big powers and they will decide the world's fate, any problems, etc. The 2 of them will decide. The US was unwilling to accept this. Oh. In fact, Hu Jintao began saying it so much that people thought it will become one more core issue for China, like Taiwan, Tibet, etc. But as he went to the United States, he realized that if he raises this with the president, it will backfire on him. So he didn't raise it. But then you get Xi Jinping, a different kind of a leader. Yeah. And I think it is worth mentioning in the context of what we are seeing today, a man who has seen his father being purged, he himself being purged on 3 occasions. And purge in China means you lose everything. You lose your job, you lose your house, you lose your school admission, etc. Out. Yeah. So, and he was sent off to the countryside. Yet, despite the fact, and most of his classmates left, they went abroad or they joined state-owned enterprises where the life was more comfortable. But he decided to join the Chinese Communist Party. His father, mind you, was still purged. So he had no godfather to protect him. He joined the Chinese Communist Party and began rising. Of course, in 1980-81, his father got rehabilitated by Deng Xiaoping. They had served together in the old field armies during the time when they were struggling to set up the People's Republic of China. So he rehabilitated him. And because of his father's connections, he became a, shall I say, secretary. And in China, secretary is quite a powerful man. I mean, what we call PS or PA, but he's not really a PA or PS. So he became PS to the defense minister.
And he saw the fate of the PLA, the Chinese army, during the Sino-Vietnam War in 1979. He memorized the lessons. Now this man slowly worked his way up. Today he's the top man. He has very few friends. He himself is a princeling, so he's well connected. And as I just described to you, a man who has been through all that, who has seen his father purged on 3 occasions, who has seen his mother humiliated in front of him, beaten and humiliated, who has seen his elder sister killed in front of his eyes, he joins the Chinese Communist Party. Yeah. And that was the party which did it to him. So mentally, in my view, he's a very tough guy. He doesn't show it, but he's very tough. So And yes, and therefore, you can't judge him at face value. Yeah. Many of us, we show our expressions on our face. Yeah. He doesn't. Yeah. So I just thought I will mention this. He's a tough man in my reckoning. He's a man who stays the course. So once he takes an action, he will stick by it. He may make tactical withdrawals and move ahead again, but that is the kind of man he is. So he picked up and he began pushing ahead on this phase that we are now seeing. From the time he was appointed the head of the party, head of the army, and head of the government in the 18th Party Congress in 2012. So since then, we are seeing a new China. And his own acolytes, his own, shall I say, people, whom he is promoted, etc., have said that China is now embarked on a new third era, like that of Mao and Tang before him. So he's already placed himself on that pedestal. He's done many other things, I can tell you, but he has decided that he will bring China to the old glory, whatever that was. या टप्प्यामध्ये ना 4-5 राज्यकर्ते तर चीनचे घेतले, माओपासून आतापर्यंतचे. या सगळ्यांमध्ये एक समान धागा दिसतो, म्हणजे डिसेप्शन. हा तो चीनी तत्वज्ञानाचा एक भाग आहे का, त्यांच्या राजकीय तत्वज्ञानाचा हा एक भाग आहे का? तुम्ही 2-3 मुद्दे खूप छान मांडलेत. माओपासून झालेली सुरुवात आहे ही. 2019ला माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीला 100 वर्ष होतील. मग त्या 100व्या वर्षी चीन हा महासत्ता झालेला असेल. त्याचं पुस्तक आहे मायकेल फिल्सबरीचं, त्यांचं तेच म्हणतात 100 year मॅरेथॉन म्हणतात ते. तर ते या सगळ्याचा भाग हा आहे का, की सगळ्यांच्या राज्यकर्त्यांना ते लक्ष मात्र आपलं ते माहिती होतं ते. आणि गमतीशीर एक मुद्दा मला तुमचा मांडण्यामधला खूप आवडला, माओंच्या तत्वज्ञानामधला, की ज्याला जगाचा नेता व्हायचं त्यांनी इतरांच्या देशात जायची गरज नाही, इतरांनी आपल्याकडे यावं. हा शिकण्यासारखा मुद्दा आहे मला असं वाटतं गमतीच्या अर्थाने. तर हे जे डिसेप्शन आणि 100 वर्षाची दुसरी तयारी असणं, याविषयी तुम्हाला काय सांगायला आवडेल? नाही, कॅमोफ्लाज, डिसेप्शन अँड डिसीट हे आपल्याकडे we may consider those as not good habits and not good virtues. In the Chinese system, they consider these very desirable virtues. And right through their history, you find this deceit, deception, etc. being practiced. They don't consider it wrong. Sun Tzu, in fact, has also talked about the same thing. In fact, to that extent, Apna Chanakya Niti is also to some extent the same. So they do have it, and they don't consider it wrong, as I said. So, so I don't think, when the mistake we make is when we hear them say something, or when we sign an agreement with them, we feel that that is the correct, that is the position that they have. So we must remember that that is the position that they have as long as it is convenient for them to have it. Otherwise, they will drop it, as we have seen just now. So that is what they do. As far as this 100-year thing, as you said, some very learned people, they have also said that for China, 1,000 years is the blink of an eye. So that is the range in which they look at things. So I'll give you a small example. Suppose you were Chinese or I was Chinese or something. We would have spent, and we were educated, we would, as a matter of routine, refer to old classics written 500 years ago or something. And if you want to abuse me or I want to abuse you, we will not do it directly. Then it's a loss of face. I may not be able to withdraw. So I will pick a character in history, habits, or whose
either his physical features or his habits or his characters resemble yours, I will abuse him. Now you will understand that actually I am abusing you. And the people, your close ones, will understand. So then the retaliation will also come. But this is the way they do it. So Mao Zedong, for example, he used to read about the warring kingdoms, about the water margin. So, and he used to quote from there. So these mandarins in China, the old mandarins, and they all are steeped in Chinese history, old history, civilizational history. And I think that gives them that long-term vision. So I'll give you one example, which is relevant to us today and relevant to Xi Jinping, whom also I have been watching fairly closely. And now, when he took over, Xi Jinping spoke of China Dream to 2012. And the deadline he gave it was 2021, by when he will achieve it. And 2021 he chose because it is the 100th year of the founding of the Chinese Communist Party. So he attached a symbolic value to that. Now, what is the China Dream? Let me just mention. The first is to make the Chinese people wealthy. It's a very creditable aspiration. To make the Chinese nation prosperous. Again, very good, strong and prosperous. And the third, to the rejuvenation of the great Chinese nation, which means, again, decoded, it means to reunify the country, to recover the territories lost through the imposition of unequal treaties by foreign imperialist powers. Now, Ladakh, Arunachal come in that, Taiwan, etc. So he set down that agenda. Now, 2012, he lays down an agenda that by 2021 I will reach it. I think Xi Jinping. सर थोडासा एक मुद्दा फक्त आता मी मध्ये मध्ये व्यत्यय आणतो. मला माहिती आहे अशी स्वप्न अनेक देशांच्या राज्यकर्त्यांची असतात, स्वतःच्या देशाला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरे वगैरे. पण चीनचा फरक हा निष्ठुरपणे त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आहे का? हा, ते टार्गेट्स देतात सगळ्यांना. That for achieving this, you have to achieve this by 2021, this by so. So let me assure you, like bureaucrats everywhere, their bureaucrats also bluff. So when they say we want all counties to reach, now for example, the latest drive he's got is poverty alleviation. That is one of his things he wants done by 2021. I can guarantee everyone will claim that we have achieved the target. But there are still, now Li Keqiang himself, the premier, just now at the National People's Congress, he said there are still 600 million people who are poor. Now, do you think that by next year, 600 million people will be covered? No way. So what they're doing are two things. They're fudging the poverty alleviation figures, bringing it down. That means what level, from, if they had targeted $140. Now they are saying by and large people are $40. So let's bring it to some reasonable level, let's say $100. So they're going to do that. They're going to also claim that they have achieved the aim, but actually they would not have. So that is the second thing was Xi Jinping at the 19th Party Congress just now, where he declared that there are no term limits on top posts, etc. He said by 2049, he laid down in fact a clear timetable. 2021 China Dream. 2025, China will be at the level of the world's most advanced technological powers. And third, by 2049, China will have pioneering global influence, will be a power, which means he can either create or influence international organizations. In other words, rival the United States, if not surpass the United States. 2049. Why 2049? That is the 100th year of the founding of the People's Republic of China. So now by doing this, sorry. Frozen. हा सर, मला वाटतं कुबेर सरांचा काहीतरी व्हिडिओचा प्रॉब्लेम आहे. हा, एक तुम्हाला फक्त अशी रिक्वेस्ट म्हणजे आपल्या पार्टिसिपंट्स कडे येते की हिंदी किंवा मराठीमध्ये जास्त तुम्हाला थोडंसं हे करता येईल का?
Humble request, sir. I will mix and match, as they say. Connection ठीक आहे. Yeah, in English. हा, नाही मी परत जॉईन झालो. मला प्रश्न असा विचारायचा आहे की हे सगळं चीनचा इतिहास, राज्यकर्त्यांचं वागणं हे सगळं बघितल्यानंतर असं वाटतं का की आपल्याला म्हणजे भारताच्या राज्यकर्त्यांना चीन कळायला हवा होता तसा कळलाच नाही? हो, नक्की. I mean, particularly, I've just been requested Hindi and this thing, I will mix it. Particularly कि जो हमारे विदेश मंत्री के लोग हैं जो चीन को देखते हैं, चीन का, उनमें दो बीमारी हो जाती है. एक तो या समझ नहीं पाते और दूसरा या वो प्रेम करने लगते हैं चीन के साथ, या एक बारी वहाँ पोस्टिंग हो जाती है तो समझते हैं कि बहुत अच्छी देश है. क्योंकि चीन ने ये इस आर्ट को मास्टर कर दिया कि अगर आप आ रहे हैं आपको दोस्त कैसा बनाए. तो उनका जो कर्टसी लेवल है, जो प्रोटोकॉल है, जो हॉस्पिटैलिटी है, वो आपको ओवरवेलम कर लेती है. आजकल एक नया चीज उन्होंने जोड़ा है कि एक तो वो है, दूसरा वो आपको खरीदने की भी कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से. और बहुत लोग, कुबेर साहब, बहुत लोग फंस जाते हैं उस जाल में. कई लोग जानते हुए, कई लोग बगैर जाने हुए पर फंस जाते हैं. तो ये तरीका खैर सभी देश करते हैं, बट चीन काफी माहिर है इसमें. और हम लोग उनकी जो पद्धत जो है, उनका जो तरीका है, वो समझ नहीं पाए. और उसका एक और कारण है, वो समझने के लिए समय चाहिए. तो अगर आप चीन के डेस्क पे बैठे हो, विदेश मंत्रालय में या फौज में या गुप्तचर विभाग में, तो 1, 2, 3 साल में नहीं होता है. 3-4 साल में थोड़ा बहुत समझने आता है. तो हाँ, 5, 6, 7 साल तक अगर करो तो शायद तो पता पड़ जाता है. दूसरी बात है, लोग जाना नहीं चाहते चाइना डेस्क में. क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है और सबसे हेवी वर्कलोड उसमें होता है. क्योंकि आप कुछ 1000 पेज पढ़े तो फिर एक फ्रेज आपको मिलेगा जो अलग है और आप कहेंगे अरे ये तो बदल गया. फिर आप पीछे जाके देखेंगे तो ऐसे चीजें काफी हैं. बट ये कारण है. बट हम लोगों के विदेश मंत्रालय में काफी लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं चीन के मामले में, और 3-4 उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत कंट्रीब्यूशन की. बहुत अच्छा नॉलेज है उनका चाइना. तो बट एज जो जितने होने चाहिए उतने नहीं है. मग हा एकदा जर मुद्दा आपण मान्य केला की चीन आपल्याला कळायला हवा होता तसा कळला नाही आपल्या राज्यकर्त्यांना, तर 1962 साली चीनने जे केलं आणि आता जो करायचा प्रयत्न केला त्याच्यामध्ये कुठेतरी साम्य आहे असं तुम्हाला नाही वाटत? नक्की आहे. कारण पॉलिटिकल लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल, जो मतलब ऊंचे का लेवल में, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ये भावना आई थी कि दोस्त की चीन के साथ हम दोस्ती बना सकते हैं. वो एक. दूसरा कि जो व्यापार चल रहा है चीन और भारत के बीच में, वो चीन के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाएगी, चीन की अग्रेसिवनेस पे. पर दोनों ही गलत है. और क्यों? क्योंकि चीन ये समझती है कि अपनी जो नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है. वो सबसे ऊपर है. दूसरा बात कि जो व्यापार है वो चलेगा, बट नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे वो ब्रेक नहीं लगाएगी. और ये उन्होंने स्पष्ट किया था 2010 में, जब आपको याद होगा फिलीपींस के साथ उनका प्रॉब्लम हुआ था स्कार्बरो रीफ के ऊपर. तो तब फिलीपींस ने भी कहा कि नहीं, हम मानते नहीं है, ये है वो है. तो उन्होंने उस टाइम इंपोर्ट ऑफ बनानास बंद कर दी. और टूरिज्म जो है, मतलब चीन की जो टूरिस्ट जो जाते थे फिलीपींस, वो बंद कर दी. 3 महीने के अंदर फिलीपींस का इकोनॉमी ऐसा धक्का लगा उनको, क्योंकि वो डिपेंडेंट बनानास का एक्सपोर्ट पूरा चीन को ही जाता था. तो नॉर्थ फिलीपींस का इकोनॉमी ठप हो गया. बाकी के फिलीपींस में भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम हुई और फिलीपींस ने बेसिकली हाथ जोड़ दिए और फिर रिज्यूम हुआ. दूसरा हुआ था
एंड ऑफ 2010 उन्होंने, आपको याद होगा, जापान के साथ टेंशन माउंट हुए, उन्होंने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब रेयर अर्थ जो है, आपको जरूरत है हेयर ड्रायर से लेके मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, जापान जो है टोटली डिपेंडेंट है। तो जापान भी ये हो गया, उनको फिर बातचीत शुरू हुई और फिर उन्होंने शुरू कर दिया। पर चीन का ये सोच है, जब बाकी के लोग कह रहे थे कि अरे रेयर अर्थ हम क्यों प्रोसेस करें, चीन कर रहा है तो उनको करने तो, हम वहां से माल खरीदेंगे और सस्ता है। इस प्रोसेस में 90% of the refining capacity for rare earths are now in China. बाकी लोगों के पास है, अब शायद लोग शुरू कर रहे होंगे, बट ये हालत। तो चीन का ये है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के ऊपर कुछ नहीं, जो करना है हम करेंगे। यही मैं लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे भी एक बार ही उन्होंने क्लेम किया तो वो लगे रहेंगे, और एक ही तरीका है उनको समझाने के लिए कि आप डटे रहो और हो सके तो उनको सबक सिखाओ। या मुद्द्याकडे आपण येणारच, पण तुमच्या आताच्या या उत्तराचा एक छान अर्थ असा निघतोय की 62 साली चायना कॉट अ स्नॅपिंग, 2020 साली सुद्धा चायनाने आपल्याला पेंगताना पकडलेले हे मान्य करायला हवं. थोडं बहुत, पण नॉट लाईक 62. म्हणजे अगदी ब्लाइंड होतो आम्ही. ते इन्व्हेजनच झालं पूर्णपणे, हल्लाच झाला तो सगळा, आणि आपला जे रिॲक्शन जे झाले क्वाईट क्विक. मग याचा अर्थ असा का की गेल्या 2014 पासून किंवा आधीपासून आपले पंतप्रधान चीनच्या जिनपिंग यांना 18 वेळेला भेटले, 5व्या वेळेला तिकडे जाऊन आले, महाबलीपुरम, वुहान वगैरे, या सगळ्याचा एक ऑप्टिक सोडलं, एक छान फोटो ऑप सोडले, तर त्याच्या पलीकडे काहीच उपयोग झालेला नाही. हा, नक्की बरोबर म्हणता तुम्ही. माझं म्हणणं हे आहे पर्सनल, की जे आपल्याकडे जे नेता लोक आहेत, म्हणजे जे निवडून आले लोकसभा वगैरे, दे आर क्वाईट स्मार्ट. म्हणजे दे अंडरस्टँड पॉलिटिक्स, दे अंडरस्टँड, आणि त्यांना आय थिंक दे आर ऑल्सो अंडरस्टँड दॅट यू शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव्ह दी अदर गाय. So, and I think Modi is like that, if you ask me. Xi Jinping, as I told you, is also like this. So I think both as leaders of big countries, they certainly met, and each one had a different reason for meeting. Xi Jinping wanted to meet after what happened at Doklam. Then we had the second meeting at Mamlapura. In fact, if you read what I had written at that time, immediately after the meeting, I had said, this is nothing, all this, talk about being friends, etc. ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, जैसा आपने कहा, बाकी सब्सटेंस नहीं है. पर एक चीज होता है, ये ऐसे मुलाकातों से कुछ मतलब नॉर्मलसी या वार्मथ का ये आने लगता है. दूसरी बात, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू आप सामने कर सकते हो. तो मेरे ख्याल से ये चीजें होने लगी थी. बट अभी भी मेरा जो रीडिंग ये है कि अभी जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मोदी भी सोच रहा होगा कि सही टाइम में हम कुछ करेंगे. आई मीन, और शी जिनपिंग ने कुछ बोला नहीं आज तक इस मुद्दे में. तो मेरे ख्याल से जो जैसे किसी ने बताया था, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, यानी कि हाई लेवल में स्टेबल रखना, टैक्टिकल टर्ब्युलेंस ग्राउंड लेवल पे लगावा करना. ये पण मग याचा अर्थ असा की नेत्यांमध्ये एक सौहार्दाचे संबंध तयार होतात, एकमेकांची थोडंसं मन नाही म्हणणार, पण निदान माणसं कळतात, थोडेसे चेहऱ्याने ओळख वगैरे वगैरे. मग असं जर असेल तर 14 आणि 15 तारखेला जे काही घडलं, त्यावेळेला मोदी थेट जर जिनपिंग यांच्याशी बोलले असते, तर 15 तारखेला रात्री जे काही हिंसाचार झाला तो टळला असता. आपण बोलायला हवं होतं जिनपिंग यांच्याशी. म्हणूनच मी आता म्हटलं की मला वाटतं की मोदी जे आहे, आफ्टर ऑल इंडियन पॉलिटिशियन है, कम अप फ्रॉम ग्रास रूट्स. ही डिड नॉट चूज टू रिंग अप शी जिनपिंग. म्हणजे डिलिबरेट डिसीजन था उनका कि नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दो, फिर देखते हैं. और
ना शी जिनपिंग ने फोन किया। अब हम लोगों पे ये प्रश्न है कि ये जो एक्शन हुई थी 15 तारीख को, वो शी जिनपिंग ने मंजूर किया था या वेस्टर्न थिएटर कमांडर वाले ने मंजूर किया? तो ये तो ओपन सिचुएशन, उसका जवाब भी हम लोगों ने दे दिया जो देना था। बट मेरे ख्याल से उनका विचार ये होगा कि अब मैं फोन क्यों करूं? अगर मैंने किया तो चीन समझेगी कि मैं या डर गया हूं या मैं डेस्परेट हूं पीस के लिए। तो मेरे ख्याल से, या ये मेरा पर्सनल विचार है, मेरे ख्याल से इसलिए वो नहीं किए। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बात हुई, फॉरेन हमारे एम्बेसडर ने भी जरूर बात की होगी, बट ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे बात करने के अवेजा उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग किया, दिखाने के लिए कि पूरी भारत एक साथ है। तो मेरे ख्याल से जो आप कहेंगे लाइन्स आर बीइंग ड्रॉन या जो भी है, वो भी हो रहा है साथ साथ। होत आहे ते। मी 2014 साली मला असं वाटतं की एक लेख लिहिला होता आणि त्याच्यात तुमचा असा युक्तिवाद होता, पुस्तकाच्या अनुषंगाने केला होता तो, की मोदींना चीनला अकोमोडेट करून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यातलं मोदी हॅज नो ऑप्शन अदर दॅन इकॉनॉमिक कोऑपरेशन विथ चायना, असं तुमचं त्यातलं असं बरोबरचं वाक्य होतं. कारण चायना सुपिरियर टू इंडिया ते आहेच, आणि हे मोदी हॅज टू अकोमोडेट चायना आउट ऑफ नेसेसिटी. तर त्याचा फक्त आर्थिकच अर्थ अभिप्रेत आहे का, डिफेन्स, स्ट्रॅटेजिक, सगळ्या अर्थाने त्याच्याकडे बघायला हवं? पण हे खूप महत्वाचं वाक्य आहे, कारण हे जर तसं असेल तर चायनाला आपण किती, चीनला आपण किती सहन करणं, याच्याही एक मर्यादा असू शकतात ना. माझं पुस्तकात मी त्याला एलॅबरेट पण केलेलं आहे. बाय अकोमोडेट मेरा कहना यह है कि मैनेज, अकोमोडेट, टाइम खरीदो अपने आप के लिए। मतलब उनको उनसे दुश्मनी ना करें अगर हो सके तो, और तभी भी जो भी हमको फायदा हो सके वो करो। पर मैं ये भी कहता हूं, और उस जो आप कह रहे हैं उस आर्टिकल में शायद ना हो, बट मेरी किताब में स्पष्ट हो जाता है कि कई सेक्टर्स हैं जहां पे उनको बाहर रखना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस है, तो नहीं अंदर आना चाहिए, वो क्रिटिकल सेक्टर है। हा मुद्दा थोडासा आपण या विषयावर सातत्य आहे का आपल्याकडे? आपल्या राष्ट्रपती भवनातली दूरसंचार यंत्रणा ही इस्रायली कंपनीची असते. ती इस्रायल कंपनी ही कशासाठी आहे अनेकांना माहिती असतं, पण हे विचार आपण करतो का स्ट्रॅटेजिकली? तुम्ही छान मुद्दा मांडलाय की दूरसंचार क्षेत्रात चीनला येताच कामा नाही, आपण देताच कामा नहीं, ये अभी हो रहा है, बट पहले भी हमने कोशिश की थी। जब मैं सर्व्हिस में था तेव्हा पण प्रयत्न केलं होतं, आणि मॅटर वेंट अप to the cabinet वगैरह, मग I don't know, it used to get blocked. I think you and I can understand why it got blocked. And it never went forward. But अब विचार फिर से हो रही है, और मेरे ख्याल से ये सरकार शायद कुछ करे। तो आपको याद होगा HDFC के बैंक में इन्वेस्टमेंट ऊपर हो गया, तब उसका बहाना लेके अब कोई कंट्रोल आ रहे हैं। पर तभी भी सरकार एक मन से और एक वॉइस से बोल नहीं रही है। अभी यहाँ पे वो एक साइड पे थोड़ा सख्ती दिखा रहे हैं, दूसरे पे हमारे बॉर्डर में टेंशन काफी हाई है, पता नहीं क्या होने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी सरकारी विभाग कॉन्ट्रैक्ट दे जा रहे हैं चीन को। तो ये जो होगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड जो हैं वो चीन को भी कंफ्यूज कर देती है, और यहाँ की जनता को भी कंफ्यूज कर देती है कि क्यों हो रहा है। पर मेरे ख्याल से ये हम लोगों का जो एक सिस्टम नहीं है नो, एक कंट्रोल सिस्टम, तो धीरे धीरे हो जाएगा। 2014 पासून आकडेवारी अशी दाखवते की 2014 पासून भारतामध्ये चीनी गुंतवणूक प्रचंड वाढली। 2014 पासून खूप सिग्निफिकंट पॉलिटिकली ऑल्सो दिस पॉइंट इज। मग असं असताना चीनचा हा 2020 साली हा झटका आपल्याला बसला, त्याच्यानंतर सडनली कॅन यू कॉल इट बॅक नाउ? एंटायर टेलिकॉम इंडस्ट्री, आय मीन मार्केट, इंडियन मार्केट लुक्स लाइक इट्स टेकन ओव्हर बाय चायना. Is it too late to think about that kind of decision on China about telecom industry? What do you think? No, I don't think so. Because we have to do it
विथ अ लॉट ऑफ थॉट, म्हणजे विचार करून करावं लागेल. एंड लेट मी क्लैरिफाई, मतलब थोड़ा समझाता हूँ कैसे कैसे हो सकता है ये. एक तो पहला तो हमको एक स्पष्ट सिग्नल देना चाहिए कि हम फॉरेन वेंडर्स को हमारे इसमें हम नहीं चाहते हैं, खास तौर पे जो जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. तो पहला तो आप Huawei को 5G से निकाल दो, कह देना कि हम नहीं देंगे. देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस अबाउट यू, वी डोंट वांट. दूसरी बात, जो जहां पे भी ऑलरेडी एम्बेडेड हैं, अब देखिए 60 या 70% के बीच में जो बैकरूम ऑपरेशंस हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर, टाटा रहे या एयरटेल रहे या जो भी, वो या Huawei या ZTE करती है. तो बगैर होम सेक्रेटरी के पास जाके परमिशन लेके ये लोग खुद आपको या मॉनिटर कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं या सिस्टम को ही नीचे कर सकते हैं. तो ये ऑलरेडी घुस चुके हैं. तो इसका एक हमें ऑल्टरनेट बनाना चाहिए. शायद शुरुआत ऐसा हो सकता है कि जो सरकारी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अलग करें, पहली बात. और चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ या जो मतलब हॉस्टाइल नेबर्स मैं कहूँगा, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, अपना एक बना लो. फिर वो डेवलप करके जनता को एक ऑल्टरनेटिव दे दिया कि अगर आप एयरटेल पे जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो तो हम एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं आपको, आप वो भी ले सकते हैं. पर इसमें हम लोगों को ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल्टरनेट जो है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे बेहतर होना चाहिए, बेटर एंड चीपर आल्सो, बिकॉज़ अदरवाइज यू विल नॉट गो, यू वोंट माइग्रेट. तो ये हो सकता है. दूसरी बात, दूसरी एरियाज है जो प्रिसिशन मशीन इंजीनियरिंग की जो है, लाइक टर्बाइन्स वगैरह, अब वो मार्केट चीन छीन गई है हमसे, और जो कंपनीज बना रही थी वो ठप हो रही है. बराबर. पर उसमें एक और मुद्दा है जो आपने जो प्रश्न रेज किया उसमें आती है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं या जो आप उचित समझे उनको बुलाने, वो काफी लोन्स लिए हुए हैं चाइनीज बैंक से, लाइक अमेरिकन. हाँ. तो लोन्स क्यों गए, क्यों लिए? क्योंकि आसानी से मिल जाती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. चाइनीज की एजेंडा है कि साहब आपको ये टर्बाइन चाहिए, मैं बेच रहा हूँ, और वो $1000 में बेच रहा है, मैं 800 में बेच रहा हूँ. ये कंपनी चाहती तो है, पर कहती है कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास. अब मैं सोचता हूँ, कहते पैसे की क्या प्रॉब्लम, हमारी एग्जिम बैंक खड़ी है या बैंक ऑफ चाइना खड़ी है, हम बात करते हैं उनसे, पैसे आप ले लीजिए जितना चाहते. तो ये वहां से लोन ले लेते हैं, आपको टर्बाइन भी मिल जाती है, और फिर वो कहते हैं आपस में कि ये लोन बड़ी आसानी से मिल गई, तो थोड़ी और भी करते हैं हम अपने एक्सपेंशन के लिए. फिर जाते हैं चीनी बैंक को, फिर दे देता है. फिर क्या होता है, सही टाइम में चीनी बैंक जो है अपना स्क्रूज टर्न कर लेती है कंपनी का. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो और ये करते हैं बिजनेस हाउसेस पे, और ये बिजनेस हाउसेस ज्यादातर उनके लॉबी भी बन जाते हैं, क्योंकि अगर एक पॉलिसी आ रही है जो चीन के खिलाफ है, तो नेचुरली वो इन लोगों को कहेंगे कि अरे भाई ये आ रहा है, आपको प्रॉब्लम होगा. Same thing happened in US also. Exactly. IT industry lobbied against China. Exactly. Not China. So this is how they build up these lobbies, and they do the same thing to countries. हे इतकं उघडपणे होत असताना 2014 पासून एवढी मोठी एफडीआय आणि चायना इन्व्हेस्टमेंट आपण येऊ कशी दिली? हा थोडंसं याच्यात चुकलं आपलं असं नाही वाटत? चुकलं नाही, as I told you की आपलं virtually we don't understand. आता पण if you talk to economists, if you talk to businessmen, some I know very well, they refuse to accept. जैसे अरे भाई ये तो ट्रेड है, इसमें क्या बड़ी बात है. Then economists will start explaining कि you know actually a deficit trade balance is not a problem, it's a good thing, it means your trade is going up. So then I ask them, is it really trade? They're taking natural resources from here, and sending me finished third class goods. Where is the trade? They're not buying any finished products from me. But you know, people don't examine it in that way. आता तुला मुंबईचा मेट्रो साठी ते काम सुरू आहे, जमिनी खालनं जे टनेलिंग केलं जाणार आहे, बोगदे केणार आहे, ती अख्खी मशिनरी चीनची आहे.
मग आता जर हे सरकार सांगतंय की ते चीनवर बहिष्कार घाला तर मेट्रोनी जायचं नाही का? म्हणजे तयार झाल्यानंतर हे थोडंसं लाईक ते इंग्रजीमध्ये म्हण नाही का, घोडा तबेल्यातनं बाहेर गेल्यानंतर तुम्ही दरवाजा बंद केला, तर तसं झालंय असं नाही का वाटत? पण हे टनलिंग मशीनचं मी एक हे सांगतो की दिल्लीत आपलं मेट्रो जे आहे ना ते अंडरग्राउंड सेक्शन असतात, तर तिथे दे वर युझिंग दिस टनलिंग मशीन आणि सडनली इट स्टॉप. तर ते लोकांनी फोन केलं चायनीज कंपनीला कि योर मशीन इज नॉट वर्किंग, आप आदमी भेजिए उसको ठीक कर लीजिए. 1 मिनट ठहरिए बोलते हैं, फिर फोन पे आके कहता है कि ऐसा है कि आप लोगों ने पेमेंट नहीं की थी, इतना पेमेंट ड्यू था वो पेमेंट नहीं की. तो ये जो अपना रेलवे वाला था उसने कहा पेमेंट हो जाएगी साहब, आप फिक्र मत करिए, पर अभी तो आप आदमी भेजिए. कहते ना आप पेमेंट करिए और हम मशीन तुरंत ठीक कर लेंगे. बिलीव इट और नॉट, उन्होंने पेमेंट की, बाय रिमोट मशीन ऑन हो गई. क्या बात है. तो ये एक खतरा में भाई ये एग्जांपल इसीलिए बताया हूँ आपको ये बताने के लिए कि रिमोटली वो अगर आपको ऐसे चीजें सप्लाई करेंगे, सिग्नलिंग सिस्टम या कुछ भी राउटर उसके थ्रू वो कंट्रोल कर सकते. सॅन फ्रान्सिस्को, लॉस एंजेलिस नगरपालिकांनी हेच केलं ना, त्यांनी ते बंदी घातली, कारण हुवेईचे ते कॅमेरा होते ट्रॅफिक मॉनिटरिंग, दे वर फाउंड सेंडिंग डाटा बॅक टू चायना. येस. हा आता महत्वाचा मुद्दा आहे. मग या पार्श्वभूमीवरती आता परवाचं जे काही घडलं लडाख आणि लेह मधलं तणाव नाट्य, तर तुम्हाला मनापासून चीनचा अभ्यासक या अर्थाने वाटतं का की चीन खरोखर माघार घेईल? चीन हा डेटा वगैरे तर घेईल, पण पुश इट बॅक कठीण आहे, म्हणजे इट विल टेक टाइम. हमारा पण वी हैव टू बिल्ड अप आवर ओन रिसोर्सेस. ते केलं नाही. हमारे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन, एक दो हैं जो ग्लोबल सोच रहे हैं, बाकी के तो नहीं सोच रहे. तो लिमिट्स तो हैं और चीन हमेशा कॉम्पिटिटिव तरीके से देख रही है. एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 मिनट दे तो, जब ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था तब आपको याद होगा भारत भी नया देश था, चीन भी नई देश थी, और नेहरू गया था बांडुंग कॉन्फ्रेंस में. चाओ एन लाई आया था चीन का प्राइम मिनिस्टर, और नेहरू उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था बाकी के वर्ल्ड लीडर्स को, और करते करते उसने अपना हाथ चाओ एन लाई के कंधे पे रखा, जैसे कि एल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर या इस टाइप का, और इंट्रोड्यूस किया. वेरी पैटर्नलिस्टिक. चाओ एन लाई को बहुत गुस्सा आया, दिखाया तो नहीं उसने, पर बहुत गुस्सा आया. और चाओ एन लाई खुद एक मैंडरिन है, मैंडरिन का बेटा था, तो उसके मतलब उसकी भी काफी औकात थी. जैसे जब वो वापस आया बीजिंग तो जाके माओ को ब्रीफ किया उसने, और उसने कहा आई हैव बीन सो ह्यूमिलेटेड बाय दिस मैन, एंड उस टाइम से उन रिलेशनशिप में ये क्या कहूं मैं, एक नेगेटिव लाइन आ गई. और माओ ने स्टालिन को एक टेलीग्राम भेजा. माओ रेगुलरली कम्युनिकेट करता स्टालिन को, तो स्टालिन को उसने कहा कि चाओ एन लाई हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम बांडुंग कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा, एंड ही हैज सेड दिस. I feel that henceforth there is a limit on how far India-China relations can progress. Interesting. So, there are various. त्याच बांडुंग कॉन्फरन्सला चीनला जायला विमान नव्हतं म्हणून JRD टाटांना स्वतःला त्यावेळेला विनंती केली गेली. टाटाची 2 विमान तेव्हा एअर इंडिया टाटांच्या मालकीची होती. बांडुंग कॉन्फरन्स अनेक अर्थाने हिस्टॉरिकल आहे. इंटरेस्टिंग, छान मुद्दा आहे. तर मग अशा वेळेला हे आपल्याकडे आता साधारण वातावरण निर्मिती झाली की नाही, आता आम्ही बरोबरीच्या नात्याने हे सगळं हाताळू आणि चीनला मागे ढकलू, कितपत यश येईल असं वाटतं त्याच्यामध्ये? हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और ये नहीं समझना चाहिए कि एक जगह अगर हमने धक्का मार दिया तो बाकी के जगह भी मार लेंगे. मतलब चीन भी काफी सोच समझ के फिर आई है. एग्जैक्टली. और उन्होंने बहुत स्टडी किया होगा हम लोगों को. तो अभी तो वो मेरे ख्याल से मोदी को भी देख रहे होंगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं. एक तो उनकी स्टडी होगी, अभी देख रहे होंगे कि क्या कर रहा है.
और फौज की भी स्टडी की होगी। तो मेरे ख्याल से हमें ये नहीं समझना, मैं देखता हूँ कि काफी लोग कह रहे हैं कि अरे गलवान में हम लोगों ने ऐसी पिटाई की और वो भाग गए और ये है वो है। मेरे ख्याल से हम लोगों को ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी पिटाई की, जरूर उनको सबक गया होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गए या पीछे हटेंगे। हमें तयार रहना चाहिए। या अर्थाने माझा शेवटचा प्रश्न, कारण लोकांचे खूप प्रश्न येताना दिसतात, मग आपण थोडेसे लोकांचे प्रश्न घेऊया. मला ही ही जी आता गेल्या काही वर्षात, गेल्या विशेषतः 5-6 वर्षात ज्या काही घटना घडल्या, कारगिल वगैरे हे सगळं आपल्याला ताजच आहे, उरी, पठाणकोट, म्हणजे विशेषतः पाकिस्तानकडून. तर पाकिस्तानच्याकडनं अशी काही गोष्ट घडली, युद्धखोरी असेल किंवा घुसखोरी, तर ज्या पद्धतीने सीना तान के घर में घुस के मारेंगे वगैरे आपण ज्या पद्धतीने प्रतिसाद त्यांना देतो, तसा प्रतिसाद चीनच्या बाबतीत देऊ शकलो नाही, हे वास्तव तुम्हाला लक्षात येतं? तसं त्याच्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? नॅचरली, म्हणजे एव्हरीवन रिअलाइजेस की चीन जे आहे इट इज बिगर, इकॉनॉमिकली, मिलिटरीली मोर पॉवरफुल. तर ते तर आहे, दबाव आहे. पण दोन गोष्टी मी सांगतो. एक कि अगर कुछ हुआ, मानो युद्ध हो जाती है या टक्कर हो जाती है, युद्ध नहीं बोलूंगा, टक्कर अगर हो जाती है, तो चीन का ये कैलकुलेशन है और बहुत सालों से है कि हम लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक स्विफ्ट डिसाइसिव बैटल विथ ओवरवेलमिंग फायर पावर एंड अ क्लियर विक्ट्री, ये उनका प्लानिंग है. तो जब मैं उनको मिला भी हूं और तब बात होती थी, तो मैं उनको कहता था, मैंने कहा साहब आपकी प्लानिंग तो आपकी प्लानिंग है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ना ये होगा स्विफ्ट, बरोबर, ना ये होगा डिसाइसिव, आणि लोकलाइज तर राहणारच नाही. एंड देयर विल बी नो विक्टर. आई सेड देयर विल बी डैमेज ऑन बोथ साइड्स. तो सोच लीजिए, और आपको डैमेज ज्यादा होगा क्योंकि आप बड़े पावर है, आपको विक्ट्री की जरूरत है, ड्रॉ भी ठीक है, बरोबर. तो ये सोच लीजिए. तो ये हम लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए. और ठीक है, अगर मारपीट होती है और हमने भी अगर 2-3 मुक्के लगाए और उनको चोट पहुंची, तो ठीक है, क्या फरक पड़ता है. पण हे हास्यास्पद खरं वाटत नाही का की लष्कराचे जवान आहेत, ते मार कशाने खातात किंवा मार कशाने देतात, तर खिळे लावलेल्या बांबूच्या काठ्याने. भले दोघांमध्ये करार असेल की शस्त्र वापरायची नाही, गोळीबार करायचा नाही, पण यावेळेला जर केला गेला असता, काय 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 म्हणजे तुम्हाला नाही वाटत असं की करायला हवा होता की अरे एवढे जीवाशी खेळलं आहे आणि मग ते ढकलून पाण्यात ढकलून मारतायत किंवा आणखी वाईट पद्धतीने मारतायत, आपण फायरिंग करायला हवं होतं, काय नाही तरी काय करार मोठा केलं. तुमचं काय म्हणणं? कारण वो जो उन्होंने किया था वो एक एम्बुश किया था. एब्सोल्युटली. कि हमारे लोग बता के गए थे, ये नहीं कि अनजान वो पहुंचे, बता के गए थे कि हमारे, और चेक करने गए थे कि चीन की जो ट्रूप्स है वो वापस हट रही है कि नहीं हट रही. और वो लोग ये जो हथियार जो थे मीडिएवल जमाने के क्लब्स वगैरह बना के बैठे थे, ये नहीं कि उसी टाइम बना. बरोबर. तो जब ये गए, इट वाज एन एम्बुश सिचुएशन. जब मारपीट, मेरे ख्याल से तो दे शुड हैव यूज्ड द वेपन्स. ठीक है, गोली चल गई तो चल गई. ये इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि इतने सालों से गोली नहीं चली. अरे गोली नहीं चली, पर अभी तो उन्होंने तोड़ा है. जो अगर आपको याद होगा, मुझे जरूर याद है, आपको भी याद है कि शिवाजी और अफजल खान में क्या हुआ. बरोबर, एग्जैक्टली. ओनली थिंग है शिवाजी सतर्क थे, वो अपना प्रिकॉशन लेके गए थे. तो हथियार इस टाइम में जब ऐसा सिचुएशन होता है, मेरे ख्याल से तो इस्तेमाल होना चाहिए. और फौज से भी मैं सुन रहा हूँ दो क्लियर व्ह्यूज आ रहे हैं. नाही का लष्करामध्ये पण अस्वस्थता आहे, काही मित्रमंडळी आहेत लष्कराशी संबंधित, ते बोलून दाखवतात हे बरोबर नाही केलं आपण त्याच्यामध्ये. त्याच अनुषंगाने एप्रिलमध्ये आपले जनरल नरवणे, त्यांना हा मुद्दा माहिती होता की म्हणजे लष्कराला माहिती होतं की इकडे चीन ज्या पद्धतीनं बांधकाम करतोय किंवा घुसखोरी करतोय, मग लष्कराने त्याच वेळेला जरा जास्त सतर्कता दाखवायला हवी होती आणि राजकीय नेतृत्वाला सावध करायला हवं होतं, किंवा केलं गेलं असेल तर त्यांच्याकडनं प्रतिसाद आला नाही, असं नाही वाटत? कारण हे एप्रिल पासून चाललेलं आहे, हे आत्ताची घटना नाहीये. नाही करेक्ट. पण
आतापर्यंत म्हणजे 15 तारखेपर्यंत both sides had followed the court. तर मला वाटतं की they didn't anticipate कि असं होणार है, विश्वासघात बोलते हैं. और जो कमांडिंग ऑफिसर मारा गया वो कर्नल, उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी कि एक समझदार अफसर है, बड़ा केयरफुल है और सोच समझ के काम करता है. तो आई थिंक वो कूल हेडेड भी था. तो इट वाज टोटली क्या बोलते हैं, टोटल सरप्राइज, टोटल बिट्रेयल. पर मैं एक चीज बताऊं आपको, इसके बाद कोई भारत फौजी जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा. एग्जैक्टली. और करना भी नाही चाहिए. करायलाच नाही पाहिजे, कारण हे काही मित्रत्वाचं नातं नाहीये, राखी बांधलेली नाहीये काही. सिद्धार्थ, मला वाटतं आपण प्रश्न घ्यायला हवे. तुझ्याकडे भरपूर प्रश्न आहेत आणि लोकांचे खूप आहेत. एक सुनील पाटणे म्हणून त्यांचा अतिशय बेसिक प्रश्न आहे की चीनचा कोणता वीकनेस आहे का? म्हणजे आता आपण इकॉनॉमिकचं जरा सोडू, पण सामरिक किंवा पॉलिटिकल, इज देयर एनी वीकनेस इन सिस्टम कॉल्ड चायना and whether we can catch it on? There are a lot of weaknesses or vulnerabilities in China. Let me mention 2 or 3 just to give you an idea. Firstly, inside China, since 2012, and then again since 17 end rather, when Xi Jinping removed the term limits for appointment to senior posts, thereby opening the way for him to continue as president for a longer period, there has been a lot of unhappiness in China. Academics, intellectuals, journalists, students, they're now protesting that against Xi Jinping, against the fact that he is trying to take them back to one-man rule, against the stringent security systems that are being brought in. तो काफी मतलब मैं कहूँगा कि discontent है public में, और वो अब aggravate हो रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है. जहां पिछले साल कुछ 17 और 20 मिलियन के बीच में अनएम्प्लॉयड थे, मैं चीन का एस्टिमेट बता रहा हूं, आज मार्च में, इस साल के मार्च में कोविड के बाद 70 और 80 मिलियन तक पहुंच गया अनएम्प्लॉयड. तो प्रेशर जो है बहुत बढ़ रही है, और आप समझ सकते हो लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, खाने पीने का नहीं है, तो नेचुरली नाराज हो जाते हैं. और ये प्रेशर शी जिनपिंग पे है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे है, और तरीके हैं, गुप्त विभागों में तरीके हैं इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए. अब मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बट ये हैं तरीके. दूसरी बात है, आप देखिए कि शिनचियांग में जो उइगुर्स दंगा फसाद कर रहे हैं, वो रिजेंटमेंट अभी भी है. तिब्बत में भी, तिब्बत में चीन बची हुई है क्योंकि दलाई लामा जो है वो एक मैन ऑफ पीस है बेसिकली. अगर वो ये नहीं कहता अपने फॉलोअर्स को कि पीसफुल रहो, तो चीन को काफी तकलीफ होती. तो अगर आप चीन का साइज देखें तो शिनचियांग और तिब्बत को जोड़ो तो 50% तो निकल जाता है. तो पोटेंशियल बहुत है. कुछ ट्रबल क्रिएट या एक्सप्लॉइट करना बहुत मतलब रास्ते हैं, और अमेरिका ऑलरेडी कर ही रही है. तो अगर हम करें ना करें वो अलग बात, बट आपका प्रश्न था पोटेंशियल है कि नहीं है. अनिल नायक यांनी आता एक लेटेस्टच्या घडामोडी 2 आहेत त्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारलाय. एक तर दौलत बेग ओल्डी आणि दुसरं म्हणजे तेपसांग. त्या भागामध्ये पुन्हा चीनी जमवाजमव जी झालेली आहे ती जरा चिंताजनक आहे. म्हणजे तर तुमचा व्ह्यू काय याच्यामध्ये? कारण हे पण मला गलवान सारखं होणार नाही कदाचित, एस्केलेट पण. आणि दुसरा त्या अनुषंगाने माझा प्रश्न की डी एस्केलेशन म्हणजे किंवा माघारी हे कोणत्या मर्यादेपर्यंत चीन खरोखरच करू शकते? तर दौलत बेग ओल्डी आणि डेप्सांग, आणि त्याच्यानंतर विल स्विच टू de-escalation if at all. Daulat Beg Oldi and Depsang are both very difficult areas. I have been to both. खैर बहुत साल पहले मैं जाता था, जब मैं लेह में पोस्टेड था, तो उस टाइम 1970s में हम हेलीकॉप्टर में जाते थे, तो रोटर जो था वो बंद नहीं करते थे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड था, ठंड बहुत थी. 10 मिनट के से ज्यादा हम रुक नहीं सकते थे, नहीं तो इंजन ही बंद हो जाए. और पायलट तो कहते थे कि भाई इंजन तो बंद नहीं होना, हमको वापस जाना है. तो
ये हालत थी। आजकल बहुत बदला है, वहां पे तो लैंडिंग स्ट्रिप भी है, हमारे हवाई जहाज जाते हैं, सप्लाईज बहुत पहुंचती है और हमारे फौज की डिप्लॉयमेंट काफी है उधर। तो मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं आएंगे या आएंगे, बट अगर उनकी टक्कर होती है तो काफी सख्त जवाब मिलेगा उनको। और हमारे एयर जो एसेट्स हैं वो भी आराम से डिप्लॉय हो सकते हैं। मैं दपसांग और दौलत बेग ओल्दी का बात कर रहा हूँ। दूसरा बात जो रहा, आपने कहा कि वो विड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि शी जिनपिंग जो है वो जब से आया है 2012 से, वो नेशनलिज्म और पार्टी आइडियोलॉजी पंप किए जा रहा है लोगों। तो लोग भी थोड़ा नेशनलिस्टिक हो गए हैं नेचुरली, वो वैसे ही थे, हान शोविनिज्म जो बोलते हैं, और नेशनलिस्ट हो गए। तो वो जो हैं वो प्रश्न करेंगे शी जिनपिंग से कि आपने इतने सालों के लिए आपने कहा था कि मैं फौज को मॉडर्नाइज कर रहा हूं, मैं तगड़ा फौज बना रहा हूं, और भारत के जैसे देश को आप संभाल नहीं पाए क्योंकि वो समझते हैं कि भारत को तो हम हैंडल कर लेंगे। तो क्या हुआ, वापस क्यों विड्रॉ हुआ? और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। डोकलम में जब हम लोगों के ये हुई थी और डिसएंगेजमेंट का अग्रीमेंट हुआ, जिस दिन ये डिसएंगेजमेंट का अग्रीमेंट अनाउंस हुआ, और एक साथ अनाउंस हुई बीजिंग में और दिल्ली में, जैसे ही अनाउंस हुई तो हु ची शिन है, एडिटर इन चीफ ऑफ ग्लोबल टाइम्स, उसने उसी टाइम एक पब्लिक ट्वीट कर दिया अपने अकाउंट से, पीपल ऑफ चाइना आर डिसअपॉइंटेड, सॉरी, पीपल ऑफ चाइना आर अनहैप्पी करके। फिर 2-3 मिलिट्री कमेंटेटर्स हैं जो शी जिनपिंग के सपोर्ट में हैं, उन्होंने कहा what has happened, why have we not been able to sort out India, has something happened there which we don't know, you know, these are the questions. Has India taken some territory of ours? ये प्रश्न by people who are otherwise supporters of Xi Jinping. And the third and final point is कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो एक रूमर फैली चीन में, और चीन में इतने आसानी से रूमर फैलती नहीं है, पूरे देश में रूमर फैली कि शी जिनपिंग ने 20 बिलियन युआन भारत को दिया कि डिसएंगेजमेंट करो। तो फिर पीपल्स डेली जो है, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर, उसने एक डिनायल छापा। मैं अगले दिन का बात कर रहा हूँ, डिनायल छापा। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्पोक्समैन जो है उसने ये रूमर को डिनाई किया, और चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का स्पोक्समैन है उसने भी ये रूमर को डिनाई किया। यानी कि इतनी सीरियसली लोग समझ नहीं। अब वो डोकलम के टाइम, अगर अब वो डिसएंगेज करेगा तो जरूर लोग प्रश्न पूछेंगे। अभी तक तो जैसे उन्होंने कैजुअलिटीज की बात छुपाई है, पर अभी मैंने देखा था, आज ही देखा है, और 1-2 दिन पहले कोई ट्वीट्स आए थे, पर आज एक आर्टिकल भी आया है छुपा हुआ तरीके से कि भाई क्या हुआ, हमारे भी लोगों को आदर करिए जो बन गए हैं, मार्टर्स हैं। तो लोग प्रश्न उठाएंगे। याचा अर्थ एवढाच तुमच्या म्हणण्याचा की उगीच दंड पेटकुळे दाखवत हिंडायचं नसतं. एक्झॅक्टली. मी म्हटले आम्ही नाही. तर दीपक तुंगारे त्यांचं असं म्हणणं आहे की गलवान व्हॅली किंवा गलवान खोऱ्यात जे काही झालं, इट वॉज एक प्रकारची ती ड्रेस रिहर्सल होती आणि खरा धक्का किंवा रेटा अजून यायचा आहे, किंवा फक्त आपल्या टेस्टिंग आवर प्रिपेअर्डनेस, म्हणजे थोडक्यात आपली क्षमता जोखण्यासाठी भारताची चीनने हे सगळं केलं होतं. परंतु कदाचित आणखी एक मोठी त्यांचं काही त्याच्यामध्ये त्यांची योजना आहे, काही डिझाईन आहे असं. माझं म्हणणं हे आहे की हे जे तैयारी केली त्यांनी, ओवर मतलब 1100 किलोमीटर की लंबाई से ज्यादा, डीबीओ से लेके नाकुला नॉर्थ सिक्किम तक फौज जमा किया है, अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग पॉइंट्स पे कंसंट्रेट किए हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि इनका कोई प्लान है, इनका ऑब्जेक्टिव है। इतना पैसा खर्च करना, इतना एफर्ट करना और अलग अलग रीजन से ट्रूप्स लाना एक आसान बात नहीं है। कोऑर्डिनेट क्या है सबसे ऊपर के लेवल से, मतलब शी जिनपिंग के लेवल से। तो इनका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, हमें शायद पता ना हो पूरा,
क्या मकसद हो सकता है हम असेस कर सकते हैं। पर ये मैं कहूँगा कि गलवान वैली में जो हुआ 15 तारीख को, वो प्लान्ड था या नहीं वो मैं जानता नहीं हूँ, बट मैं ये जरूर समझता हूँ कि कुछ ना कुछ है। और यही मैंने किसी और को भी कहा, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि अभी टॉक्स हो रहे हैं। मैंने कहा टॉक्स बेशक हो, वो टॉक्स भी करते रहेंगे, हम ये देख रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट्स भी आ रहे हैं साथ साथ, बट अगर ये विड्रॉ करे तो हमें ये समझना चाहिए कि इन्होंने जो असेसमेंट करनी थी कर ली, हमारे मिलिट्री रिस्पॉन्स, मिलिट्री कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल विल, ऐसे चीजों का, फिर एक स्टेप वापस जा रहे हैं, रीअसेस करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे और फिर आएंगे। ये वापस ऐसे ही नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये जो कह रहे हैं कि कुछ और प्लान है, वहां तक तो मैं सहमत हूं कि गलवान एक टीजर ट्रेलर है, अब हो सकता है नहीं हो सकता पता नहीं, पर प्लान जरूर हो सकता है। सर तुमच्या मागे 2-3 इंटरव्ह्यू मध्ये मी एक उल्लेख असा ऐकला होता की द ग्रेटर लडाख किंवा वायडर लडाख तुम्ही जे म्हणता की अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान आणि तो सगळा पूर्ण कॉरिडॉर म्हणजे त्याला इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा सुरक्षित राहावं म्हणून सुद्धा चीन भारताकडे संशयास्पद नजरेने बघत असतो आणि आता जे सगळं बिल्डअप आहे तो कदाचित याचाही एक भाग असू शकतो। तर त्याच्याविषयी जरा सांग प्लीज। हाँ, मैं भी यही, जैसे अभी इन्होंने प्रश्न किया पूछा था, मैं भी वही सोच रहा था कि कारण क्या है। तो एक मैंने इसमें आर्टिकल में लिखे कि कोई और प्लान होगा, और अगर आप मैप देखो तो 2-3 चीजें सामने हैं ध्यान में जो रखने चाहिए। एक कि चीन ने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया है, वो जा रहा है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है कि हमारे टेरिटरी से आप जा रहे हो तो हम इससे जुड़ेंगे नहीं, बट चीन ने इन्वेस्टमेंट तो की है उस प्रोजेक्ट में। दूसरी बात कि चीन ने काफी सारी स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है पूरे इलाके में, अक्साई चीन एरिया में, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह का ये हेलीपोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं, काराकोरम हाईवे है, तो इनके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट काफी है उस इलाके में। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ उनको करना चाहिए। अच्छा, फिर आप देखिए तो जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने अनाउंस किया अप्रैल 2015 में, तब से वो हम लोगों को बताने लगे ऑफिशियल लेवल में, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, थिंक टैंक लेवल मीटिंग, एकेडमिक मीटिंग, जर्नलिस्ट मीटिंग की, और मैं कोट कर रहा हूँ, कहते हैं कि पाकिस्तान से आप बातचीत फिर से शुरू करिए, टेंशन कम करिए, कश्मीर को रिजॉल्व करिए, फिर चीन की तरफ देखिए इंप्रूव्ड रिलेशंस के लिए। स्पष्ट तरीके से, कोई मतलब एम्बिग्विटी नहीं है इसमें। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर हम लोग ये करें तो उनकी जो एसेट्स जो हैं, जो भी उनकी इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर हो जाती है। तो ये सब मुद्दे सामने अगर है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो समझता हूं कि वो गलवान वैली में आए हैं, पेंगोंग में जमे हुए हैं, तो अगर वो एक थ्रस्ट कर लिए, मानो, मैं नहीं समझूंगा कि वो सक्सेसफुल होगा, बट अगर मानो उन्होंने थ्रस्ट किया, तो थ्रस्ट इसीलिए होगा कि हमारी जो एक्सेस है डीबीओ को, मतलब दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन, वो कट करने के लिए, वो अगर कट हो गई तो हम लोग जा ही नहीं सकते वहां, उनका इलाका पूरा सिक्योर। दूसरा बात, पाकिस्तान भी खुश, उनका जो वैसल स्टेट है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक प्लान हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, किसी को पता नहीं है, मेरे ख्याल से एक प्लान हो सकती है। और जो मैं कंसंट्रेशन देख रहा हूँ ये है। दूसरी, जैसे कल मुझे कोई पूछा था, मैंने कहा भाई दूसरा ये है कि कभी हम देख रहे हैं दपसंग, कभी हम देख रहे हैं डीबीओ, कभी हम देख रहे हैं दमचौक। तो हो क्या रहा है कि भारत फौज जो है वो अपने रिसोर्सेज अलग अलग जगह टाई डाउन कर रही है और हमें सतर्क रहना पड़ता है, तो हमारे ट्रूप्स जो है वो थक जाते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है उनका।
पर ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अगर एक ठोस ऑब्जेक्टिव आप देखें तो मेरे ख्याल से ये अक्साई चीन को बचाने वाली बात है। जो हमने आर्टिकल 370 रिवोक किया वो उनके माइंड में कि वो फिक्स हो जाता है इसमें। देखिए, हम लोगों ने जब एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट के ऊपर, बालाकोट जो है कुछ उनका कोई एक सीपीईसी का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे 30 किलोमीटर का दूरी है। तो अगर मानो हम किसी और को अटैक करें तो उनका तो एसेट डैमेज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सब देखते हुए फिर हम लोगों ने कहा 370 रिवोक किया है। अक्साई चीन भी हमारा है, पार्लियामेंट में हम लोगों ने कहा है जरूर, बट वो लोग फिर समझते हैं कि हाँ भारत के माइंड में कुछ और है, ये कुछ करने वाले। मग या विचाराच्या बरोबरीने असं नाही का वाटत की मग आपलं डिफेन्स संरक्षणावरचा तर खर्च आहे तो फारच कमी करून टाकलेला आहे आपण? म्हणजे चीन सारखा जर एका बाजूला पाकिस्तान आहे, परत ते श्रीलंकेला केलेलं आहे, गदार बंदर चीनने तिथे केलेलं आहे, बांगलादेश हा एक वेगळा आहे. तर अशा वेळेला आपण संरक्षणावरचा खर्च कमी केलाय असं नाही का वाटत? एका बाजूला इतके शत्रू आहेत, इतकी आव्हानं आहेत आणि संरक्षणाचा खर्च मात्र आपण 2% पण करत नाहीये. एक्झॅक्टली. आणि जिथे इकॉनॉमाइज करायला पाहिजे तिथे केलं नाही. इवन आर्म फोर्सेस मध्ये मैं ये कहूँ कि वहां पे भी इकोनॉमी हो सकती है। उनको सोच सकते हैं कि इतने सारे फैसिलिटीज हैं, इतने सारे मतलब एक्सपेंडिचर्स हैं, जरूरी है कि नहीं है। तो अभी शेखत का कमिटी बैठी थी तो उन्होंने काफी कुछ वैसे प्रूनिंग की सजेस्ट की है, पर काफी ऐसे चीजें हैं हमको देखना चाहिए अपने आप। सरकार में भी काफी वेस्टेज है, तो कुछ करना चाहिए, पर डिफेंस में जरूर ज्यादा चाहिए और वहां पे इंडियनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम बाहर से खरीदेंगे हम लोग कभी मेजर पावर नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस होगी दूसरा। तो हमको दोनों करना चाहिए। बाहर से अभी तो शॉर्टेज है, हवाई जहाज खरीदो, पर सिर्फ हेल को नहीं, ओपन कर दो कि भाई जो बना सकता है बनाओ, क्वालिटी का है तो हम खरीदते हैं, फिर बात बनेगी। हे खरंच महत्वाचा मुद्दा वाटतो, कारण अमेरिकेच्या हेलिकॉप्टर्सच्या केबिन टाटाची कंपनी हैदराबादला बनवते भारतामध्ये, आणि भारतीय लष्कराचं काही काम त्यांना दिलं जात नाही, खाजगी कंपनीला दिलं जात नाही. हा एक विरोधाभास आहे. मग या पार्श्वभूमीवरती आपल्या अर्थकारणाचा ते अर्थसंकल्प जो काही संरक्षणाचा असेल 50 ते 60% हा व्यक्त वेतनावरच जातो, कॅपिटल एक्सपेंडिचर नाहीच आहे त्याच्यामध्ये. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली तेच म्हणतोय की यू नो वी हैव टू थिंक ऑफ वेज, मतलब कैसा इसको कम कर सकते हैं। जो अब ठीक है पेंशन तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो रिटायर हो गया उसको तो देना ही है, पर बाकी के तरीके क्या है, साइज ऑफ द आर्मी या टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, वो उनको सोचना चाहिए क्या है। आप तो इसका बात कर रहे हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर का कैबिन, जो गाइडेंस सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक छोटी सी कंपनी है बेंगलोर में, वो बनाती है। दॅट्स एक्झॅक्टली, हे होऊ शकतं, पण तेवढा लांबचा विचार आपल्या कुठल्याच राज्यकर्त्यांनी दाखवलेला नाही, दुर्दैवाने खरं वाटतं ना. लांबचा विचार आणि ओपन माइंडेडनेस म्हणा. इफ आई गो विथ अ प्रपोजल कि I know a gentleman called Mr. Kuber, he's sitting in Pune and he manufactures this. First question will be, आप उनका क्यों केस ला रहे हो? आपको क्या फायदा? So our whole system, you know, gets stuck, because then I will say, why should I go? Exactly. संरक्षणाचा मुद्दा असेल किंवा पोलिसांचा मुद्दा असेल, तक्रार करणाराच गुन्हेगार म्हणून परत जायची पद्धत आहे आपल्याला. And even if you go, म्हणा की तुम्ही जातात तर 10, 15, 20 चक्कर, आदमी बोलता है रहने दो, क्या जाएंगे. सिद्धार्थ सर, आणखी एक फक्त वाचकांचे प्रश्न काही घेण्यापूर्वी एकच फक्त जरा विचारायचं वाटतो की आतापर्यंत भारत चीन संबंधांना एक पाकिस्तानचा आयाम होता, आता त्याच्यामध्ये एक नेपाळचा आयामही आलेला आहे. तर म्हणजे अशी ही अतिशय अभूतपूर्व स्थिती आहे, कारण आतापर्यंत आपण आपल्या बॉर्डरवरती इतक्या पद्धतीनं कधीच बघितलं नव्हतं अस्वस्थता. तर आपण नेपाळशी याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं आपले संबंध राहणार इथून पुढे? नेपाल में जब से प्रचंडा आया है, जब से कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग ने, मैं कहूँगा हमारे सहायता से वो आए हैं कम्युनिस्ट, भारत के सहायता से, तब से अगर आप देखें तो नेपाल चीन के तरफ जाने लगे। और ओली जो है वो और हार्डलाइन है, वो और कट्टर है,
प्रचंडा से। तो वो, और फिर उसको बचाने के लिए जब उसकी गद्दी हिल रही थी, जब बाकी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उसको हटा रहे थे, तो जो चीन की जो राजदूत है नेपाल में, वो जाके अलग अलग लीडर से मिली कि भाई आप इस टाइम ओली को सपोर्ट करिए। शी जिनपिंग ने खुद नेपाल के प्रेसिडेंट को फोन किया, 40 मिनट का फोन कॉन्वर्सेशन था, और मतलब उसने भी कहा ओली को रहने दो, तो ओली को सपोर्ट मिली। ओली ने क्या किया, अब लोग कहते हैं जो नेपाल को फॉलो करते हैं कि ओली ने अपना पोजीशन संभालने के लिए, पोजीशन सॉलिड करने के लिए उसने एक मुद्दा उठाया जो इमोशनल मुद्दा है, और वो टेरिटरी का है। वो तो हर जगह इमोशनली हो जाता है। तो उसने ऐसा एक मुद्दा खड़ा किया जिसमें कोई बेसिस ही नहीं है, पर एक बार आप खड़ा कर लो तो लोग सब इमोशनल हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास हो गई, अगले दिन नेशनल असेंबली में पास हो गई यूनानिमसली, प्रेसिडेंट ने उसी दिन साइन कर ली। तो अब ये हो गया है। तो अब, और फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, वहां पे भी मैं समझ लेता हूँ। उसके बाद नेपाल ने पोस्ट खड़े कर दिए बॉर्डर पे। अब अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, 500, 450, जो भी है। आर्मी चीफ जाके इनॉग्रेट भी किए। तो अगर अब वो सब हो रहा है, आर्म्ड पुलिस और फौज उन्होंने आपने लगाई है वहां पे, तो ये फ्रेंडली एक्ट्स तो नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं अब? क्योंकि गलती तो मेरे ख्याल से हमको माननी पड़ेगी कि भाई न कहीं हम लोगों को मतलब इंटरवीन करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। जो हमारे मित्र हैं पॉलिटिशियन, उनसे बात करके इसको रोकना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें कुछ तरीका निकालना है जिससे ये वापस तो कोई करेगा नहीं, बट इसको न्यूट्रलाइज करना या डाइल्यूट करना, ये मेरे ख्याल से हमको करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो एक ये बात आप को याद रहेगा शायद कि 1999 2001 पाकिस्तान का काफी इन्फ्लुएंस आ गया था नेपाल में, और वो जो टेररिस्ट जो हैं वो नेपाल के थ्रू भेजते थे हमारे, और काउंटरफीट करेंसी भी वहां ये करते थे। वो फिर से नहीं आना चाहिए। हाँ, हाईजैक पण फ्लाइट नेपाळ मध्ये घेतलं। एग्जैक्टली। तो हो सकता है हमको, हमें बच के रहना चाहिए। ऐसा सिचुएशन मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो तरीके हैं, मेरे ख्याल से सरकार सोच रही होगी। अब इस पहले चीन का मुद्दा संभाल लेगी, उसके बाद मेरे ख्याल। एक प्रश्न सर आलेला आहे ओमकार माने यांच्याकडनं, जरा वेगळा आहे विषय. सायबर केपेबिलिटीज मध्ये आपण लाईक आपल्या दोघांची तुलना कशी, कारण चीन त्या क्षेत्रातही बऱ्यापैकी माहीर मानला जातो. सायबर अटॅक किंवा हॅकिंग ज्याला म्हणतात, आपल्याकडे हॅकिंगची मोठी परंपरा आहे, आपल्याकडे तेवढे हुशार मेंदू आहेत, परंतु स्ट्रॅटेजिक सायबर ज्याला म्हणतो आपण, सायबर वॉरफेअर, त्याच्यामध्ये आपण चीनच्या समोर किती तयारीने उभे राहतो? तुलना करना तो बड़ा मुश्किल रहता है, साइबर के बारे में कोई बोलता नहीं है। बट हमें ये तो जरूर पता है, चीन का कैपेबिलिटी आप पूछें, चीन का काफी कैपेबिलिटी है। हमारी फौज जो है स्टडी करती है कि चीन क्या कर रही है, उसकी क्या कैपेसिटी है, और हमारे जो सिस्टम्स हैं जहाँ हम लोग भी साइबर इस्तेमाल करते हैं, उसको जरूर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो चीन का जो सिस्टम है वो काफी कुछ है, और उनकी जो मैन पावर है वो बहुत है। तो बहुत संख्या में वो लोग को डिप्लॉय करते हैं, और उनके वहां तो 20-30 हजार लोग एक डिवीजन में बैठ के उनको 2-3 टारगेट दे देते हैं। जैसे कि भारत के खिलाफ कुछ 40,000 लोग हैं दलाई लामा और भारत को टारगेट करते हुए, और उन्होंने सिलेक्ट भी किए हैं क्या क्या टारगेट्स है। तो ये चलता रहता है। जैसे मैंने आपको कहा, पहला वेव है साइबर ऑफेंसिव, उसके बाद मिसाइल्स, फिर एयर स्ट्राइक एंड ग्राउंड वॉरफेयर। तो साइबर वो बहुत एम्फोसिस देते हैं। जो भी आईटी कंपनीज हैं वहां पे, मैं आईटी लूज टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी हाईटेक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज हैं जैसे Huawei, ZTE वगैरह, वो सब उनके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। भारत में तो ऐसा नहीं है, बट हम लोगों ने भी काफी कैपेसिटी बिल्ड की हुई है, और मतलब ये कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
बट हमारे फौज तो जानती है कि अगर वो सिक्योर अपने सिस्टम सिक्योर ना रखे तो इन टाइम्स ऑफ वॉर वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से काफी प्रोटेक्ट हार्डन किए हुए होते। आणखी एक प्रश्न संजीव गोखले यांचा आहे, ते पुन्हा आपल्याला गलवानकडे घेऊन जात आहेत आणि ते स्पष्ट विचारतात की कारगिल सारखंच हे इंटेलिजन्स फेल्युअर होतं का? म्हणजे दोन गोष्टी याच्यामध्ये असतात की कारगिलला सुद्धा आपलं इंटेलिजन्स फेल्युअर झालं, आपला प्रतिसाद रिस्पॉन्स चांगला होता, पण द फेल्युअर वॉज देअर. तसंच काहीसं गलवानमध्ये घडलं का? बिल्डअप खूप होत होता पण आपण ते गेज करण्यात कमी पडलो का, किंवा थेट इंटेलिजन्स फेल्युअर असंच म्हणावं काय? त्याला ते उरी आणि पठाणकोट पण जोडायला हवं. तिथे तर आपल्या लष्कराच्या बरोबर. कॅन्टीन स्वयंपाकघरापर्यंत बरोबर. पाकिस्तानी दहशतवादी आलेले होते. एग्जैक्टली. तो मैं कारगिल का बोलता हूँ, पठानकोट का भी उसी में आ जाएगा कि कारगिल के बारे में, और मैं था सर्विस में उस टाइम में, वो कारगिल रिपोर्ट आई थी, वो ओरिजिनल वो पढ़ना पड़ा हमको। पूरा रात में जगा रहा क्योंकि एक ही आदमी पढ़ सकता था और कोई किसी को तो मिला नहीं। और अगले दिन तक जो भी हम कहते थे कि रिडैक्ट होना चाहिए वो सब कर कूद के, और फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने जाना था तो वो सब किया मैंने। पर मैं 2-3 चीजें उसमें बताऊं आपको कि जब हम कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर तो ये इंप्रेशन हो जाता है कि हमको खबर ही नहीं थी इस चीज के बारे में। वो गलत है, वो गलत है। खबर जरूर थी, और खबर 2-3 सोर्सेस से आए थे। एक जो बाखरवाल है, जो मतलब शेपर्ड्स और याक ड्राइवर्स वगैरह, हाँ, और वो इन इलाकों में काफी घूमते हैं। पहले खबर तो उनसे आई थी और काफी मतलब काफी दिनों तक चलती रही। फिर लोकल जेएन के पुलिस, उनसे बहुत खबर आई, फिर रॉ, और फिर आई भी। तो यहाँ सब सोर्सेस से आती थी। आर्मी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। वो सोचे कि भाई नहीं आ सकते हैं ये। और एक अब खैर और भी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, बट एक जो जब उनकी पेट्रोल पार्टी गई फाइनली, तब उन्होंने देखा कि ऐसे लोग बैठे हुए, और फिर ऑफ कोर्स बहुत खून बहाया हम लोगों ने उनको हटाने के लिए। हरक्यूलियन टास्क थी, बट एनीवे किया आर्मी ने। पर जो फाइनली जो हम कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, वो तो थोड़ा बहुत कवर अप भी हुई है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर है या बाबतीमध्ये। गलवान में जो गलवान में हुआ वो जरूर शायद पता नहीं था कि भाई वहां पे ऐसा तैयारी कर रहे हैं। पर गलवान एक छोटी सी जगह है, वहां पे जो लोकल मॉनिटरिंग करते हैं लोग, या जो लोकल इंटेलिजेंस जो करती है फौज का, वो कलेक्ट करेंगे ये। तो मैं उसमें वो इतना टेंशन रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है, शायद मिस हो गया, शायद ना मिस हो गया, आई डोंट नो कितने नेट्स आप फॉलो करेंगे, वो हो सकता है। पर ये जो बड़े पैमाने पे जो हुआ है, जो वो आ रहे हैं, अब उसमें अलग अलग स्टोरीज आ रहे हैं। जब तक आप सिस्टम में नहीं आप पता नहीं पड़े, वो बाद में बात खुलेगी। बट वहां पे ये देखने के लिए तो ये आ रहा है कि फौज आगे गई हमारे। तो आप जैसे पत्रकार जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आप पूछेंगे कि फौज पहले से क्यों नहीं थी, आपको आप अंदाजा लगाइए, वो देखेंगे आप क्या होता है। नाही, याच्यामध्ये मला एक भारतीय म्हणून हा प्रश्न पडतो की आपण काय सेलिब्रेट करायचं. कारगिलमध्ये आजपर्यंत दहशतवादी येतात, उरीला येतात, पठाणकोटला तर स्वयंपाकघर किंवा काय आणखी आजपर्यंत येतात. तर ते आल्यानंतर त्यांना आपण मारतो आणि एकदम ते उत्सव साजरा करतो. पण ते मुळात आतमध्ये आले याची लाज बाळगायची का आल्यानंतर त्यांना मारलं हे सेलिब्रेट करायचं? कारण आपल्याकडे अकाउंटेबिलिटी नसतं. पठाणकोट मध्ये स्पष्ट इंटेलिजन्स होती की ते येणार आहेत आणि हा टार्गेट आहे. तो व्हॉट हॅपन्ड म्हणजे someone somewhere groups up. I'll take you back. उरी पठाणकोट सोडा, मुंबई मध्ये अटॅक झाले 2008. तेव्हा there was specific information बम्बई को दिया था कि ऐसा एक अटैक होने वाला है,
और वो समुद्र के तरीके से आएंगे और उनके ये होटल्स टारगेट है। इंटेलिजेंस यहां तक थी कि फलाने महीने में आएंगे, इस हफ्ते में शायद, वो डिले हो गई, तो वो तीन महीने बाद आए। अब देखिए, एक जो वो बोट थी वो इंटरसेप्ट होने को, मतलब कोस्ट गार्ड ने पिकअप किया, पर उन्होंने उनको इंटरसेप्ट नहीं किया। वो कांडला में रुके, पता नहीं कुछ और फंक्शन था, ये बोट आ गई। और बंबई में जब ये हंगामा शुरू हुआ तो पहला उनका रिएक्शन था कि ये गैंग वॉर है, गैंगलैंड वॉरफेयर, पर था ये। और मुझे आश्चर्य का बात यह है कि एक दो अफसर हैं बंबई में थे जिनको, मतलब जो ऐसा काम किए हुए, हमारे साथ भी थे, तो और उनको पता था कि ये खबर आई है, पर उनके माइंड में ये कनेक्ट नहीं हुआ कि भाई ये हो रहा है। अब मुझे ये पता नहीं कि नतीजा क्या होगा, बट मतलब कुछ और सतर्कता हो सकती थी कि भाई ये ट्रेंड आदमी है वगैरह वगैरह। प्रत्येक वेळी आपण रिएक्शनरीच एक्झॅक्ट। नेपाळला जाणारं विमान हायजॅक झालं, मग नेपाळला जाणारी बंद करून टाका विमान, किंवा गलवान, अरे इथे कशाला येतील ते, तिथेच आले, कारगिल मार्गाने येऊ शकत नाही. हे जरा सातत्यानं अपयश आहे ना आपलं. पण हे दॅट इज आवर, आय डोंट नो, इट इज अ फीलिंग. पण आता आई थिंक आफ्टर दिस जो हमारा मिलिट्री पॉस्चर है वही बदलेगा, मतलब जो आर्मी की प्लानिंग जो है वो बदल जाएगी. वो आई डोंट थिंक दे विल want to be caught on the back foot again. दोन आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे प्रश्न आहेत सिद्धार्थ, ते आपण पटकन घेऊया. मग आणखी काय एक म्हणजे तन्वी मदान, त्यांचं पुस्तक 2-1 वर्षापूर्वी आलं, 1 वर्षापूर्वी त्यांनी एक मुद्दा मांडला की चीनने भारत अमेरिका संबंधांवर बराच प्रभाव केलेला आहे. भारत अमेरिका संबंध हे चीन ज्यामुळे ठरतात किंवा त्याची दिशा. तुमचं मत काय? आणि गणेश सोनी ऍडव्होकेट, त्यांचा पण एक असा प्रश्न आहे की चीनला पर्याय म्हणून मग हे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किंवा हा जो एक नवीन एक ब्लॉक झालेला आहे, क्वाड म्हणून. हा, तू विचार ना, तू घे, हरकत नाही. हा, एक असं म्हणतात की म्हणजे सुरुवातीला एक अनालिसिस त्याच्यामध्ये असं आलं होतं की सर की ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान आणि भारत यांचा जो काही क्वाड म्हणून जो काही ग्रुप किंवा जो म्हणजे अजून त्याचा काही फॉर्मलाइज झालेला नाहीये, तर तो थोडासा चीनला, त्याची धास्ती चीनला वाटते आहे किंवा एन्सर्कल करण्यासाठी चीनला या चौघांनी असं काही प्रयत्न केलेले आहेत. पण हे प्रयत्न कितपत यशस्वी होऊ शकतात, म्हणजे यांच्यामध्ये काही या क्वाडला तसं काही भविष्य आहे का त्या पद्धतीचं? अमेरिका हा फॅक्टर धरला तरी, आपण जपान आणि ऑस्ट्रेलिया तरी ठीक आहे, पण अमेरिका आणि भारत किंवा अमेरिका या दोघांबरोबर. पहला तर अमेरिका एंड इंडिया, मतलब हम दोनों का करीब आना चीन को बात खटकती है और ये सही है, पर मेरे ख्याल से जो अभी जो हम देख रहे हैं वो मेन मुद्दा नहीं है. तानवी ने कहा है कि ये एक, पर वो अमेरिका में बैठी है तो वो एक लेंस से देख रही है. मेरे ख्याल से वो एक मतलब मुद्दों में से एक है कि हम हमारी जो रिलेशनशिप अमेरिका से है ज़्यादा बढ़ते जा रही है और हम उसके करीब होते जा रहे हैं, तो चीन को बात पसंद नहीं है. और तो मैं कहूँगा कि इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. पर जो आपने बात की थी एनसर्कलमेंट की, उसमें ये बात आती है क्योंकि चीन के माइंड में ये है कि अमेरिका चीन को एनसर्कल करना चाहती है और उसके लिए इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण एक एलाय है और या फ्रेंड है, और इंडिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनको लेके वो चीन को एनसर्कल करेगी और कंटेन करेगी, और शायद मंगोलिया. तो ये चीन का भय है. और पर इसमें कोई ट्रूथ तो है नहीं, हम लोग एलाई तो नहीं बने. तीसरी बात जो आपने कहा क्वाड, जरूर क्वाड आइडिया है. आपको याद होगा पहले टाइम जब फ्लोट किया था तो शिंजो आबे ने ही उठाया था पहले. तो जैसे ही चीन ने सुना क्वाड के बारे में, उसकी रिएक्शन इतनी शार्प हुई कि लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया क्वाड के बारे में. उसके बाद अभी ये धीरे धीरे शेप हो रही है क्वाड,
पर उसमें टाइम लगेगा। एक तो आपस में वो ट्रस्ट लेवल आनी है, दूसरा कॉन्फिडेंस आना है कि भाई हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक साथ चल सकते हैं कि नहीं ऐसे एरिया में, और चीन का मुकाबला हम करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल होगा वो उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। जापान भी किस हद तक उसको चैलेंज करेगी वो देखना है। तो हर देश का अपना अपना ये थोड़ा इंटरेस्ट कोइंसाइड शायद नहीं कर रहे हैं। तो क्वाड मेरे ख्याल से धीरे धीरे चलती रहेगी। अगर चीन ज्यादा अग्रेसिव होता है तो फिर आप देखेंगे कि ये एनसर्कलमेंट और क्वाड उनमें थोड़ा जोर आएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे। सिद्धार्थ, आणखी एक प्रश्न मला वाटतं घेऊया, 6:30 वाजत आलेले आहेत. तो एक म्हणजे अनेकांनी तो प्रश्न विचारलाय, म्हणजे त्याच्यामध्ये अश्विनी गुलानीकर वगैरे, की रशियाचा याच्यामध्ये रोल काही असू शकतो का? म्हणजे आता आपले डिफेन्स मिनिस्टर रशियामध्ये आहेत, आपले परराष्ट्र मंत्री पण तिथे आता काल गेले होते, तर दोघांचाही एक कॉमन मित्र म्हणून काही त्याच्यामध्ये त्यांना रोल, काही भूमिका निभावता येईल का? टू व्हॉट एक्सटेंट? असलियत ये है कि रूस जो है पुरानी रूस नहीं रही। इसके पास अब न्यूक्लियर वेपन जरूर है, पर इकोनॉमिक पावर तो बहुत ही कम है। तो अगर आप देखेंगे तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जब मीटिंग्स होती है, और ये आप यूट्यूब में देख सकते हैं, तो जो कुर्सियां लगी रहती है तो चीन का कुर्सी ऊपर वाला है। तो मतलब ऑप्टिक्स भी चीन दिखाती है कि मैं हूं, और रूस जो है वो नीचे बैठता है। दूसरी बात, रूस डिपेंडेंट है चीन के ऊपर फाइनेंशियली। तो इस इक्वेशन में मेरे ख्याल से रूस ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल खेलना थोड़ा मुश्किल है उसको। वो उसका इंक्लिनेशन ज्यादा चीन के तरफ होगा, और अगर ऐसा है तो फिर मैं और भारत इतना भरोसा तो नहीं करेगी। अगर रूस कहता नहीं मैं डील कुछ करवाऊंगा तो ठीक है आप करिए, बट हम लोग भी देखेंगे हमारे इंटरेस्ट क्या है। ये पुराना रूस नहीं है, और इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई सपोर्ट भी नहीं आई है जैसे पहले आती। तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर्स याद रखने चाहिए। जरूर हमारी कोऑपरेशन चल रही है, हम हवाई जहाज खरीद रहे हैं वगैरह, बट उसमें भी ये है कि रूस को भी फायदा हो रहा है हम लोग जितना खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आईज वाइड ओपन वाला अप्रोच होना चाहिए। मस्त. तुम्हाला ऐकणं हा नेहमीच आनंदाचा भाग असतो. तुमच्या मागे एक अर्धपुतळा दिसतो, इथून तो माऊन सारखा पांढऱ्या रंगाचा. माव आहे, माऊनचाच आहे ना? त्याची जरा आठवण काही असेल तुमची, तुम्हाला काही हा पुतळा अर्थातच भारतात मिळाला असणार नाही, तो चीन मधलाच असू शकेल तो. त्या चीनी अधिकाऱ्यांनी किंवा तिथल्या काही मित्रमंडळींनी तुम्हाला भेट दिला वगैरे असं काही आहे का? नाही, हे मी विकत घेतलं होतं. मी एकदा एक मार्केटमध्ये गेलो होतो, तर हे पीस पाहिलं, तर मला वाटलं थोडा कॅरेक्टर आहे ते ह्याचा. वाईफ अग्रीड, सो वी बॉट इट. मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि इट रिमेन्ड, देन वी हॅव कॅरीड इट अराउंड विथ अस सो लॉंग. आणि कल्चरल रेव्होल्युशनचा एक क्लॉक पण आहे, रेड कार्ड वाले, तर ते माऊस बुक घेऊन असं असं करतो. सांस्कृतिक क्रांतीची आठवण मला वाटतं की अगदी शेवटचा एकच मिनिटाचा भाग घेऊया. चीन मधल्या वास्तव्यातली तुमची राजनैतिक अनुभवाची एखादी आठवण असेल की चीनी अधिकारी किंवा तुमचे तिथले काउंटर पार्ट्स असतील किंवा ते त्यांचं वागणं, त्यांच्याकडनं काही समजून घेणं, कारण चीनमध्ये जाऊन आलेले अनेकांशी संपर्क येतो, त्यांच्याकडनं वेगवेगळं काय काय कळतं. तर आपल्या सगळ्या श्रोत्यांसाठी तुमच्याकडनं एखादी छान आठवण अशी काही असेल वेगळी, तर मला असं वाटतं की त्यांनी समारोप करायला हवा. खैर मेरे काउंटर पार्ट्स तो हम मिलते नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं था मैं क्या हूँ, और उनको पता तो जरूर होगा बट अब कहते नहीं। बट उनके जो विदेश मंत्रालय के लोग थे और बाकी के लोग थे, उनसे
मेरी संपर्क हुई थी और थोड़ी दोस्ती भी बनाई थी। मेरा तो काम था ही दोस्त बनाना और घनिष्ठ मित्रता करने का प्रयत्न होता था। बट दो मैं बताऊंगा आपको। जब ये राजीव गांधी आया था चीन, मैं उस टाइम हांगकांग में था। मुझे जल्दी से उन्होंने कहा कि भाई बीजिंग आ जाओ, तो मैं वहां गया और मुझे ड्यूटी दी गई कि मैं शंघाई वाला जो एरिया है वो मैं संभालूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां जाता। और जब मतलब राजीव गांधी को बैंक्वेट भी दे रहे थे, टंग शॉपिंग वगैरह, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे बैंक्वेट में जाना है। मैं शंघाई में था और जो हमारी मेड जो थी, और ये मेड और कुक, ये चीनी अथॉरिटीज कहते थे कि फलाना जो है वो आपके यहाँ मेड रहेगी और फलाना जो है आपका कुक रहेगा। तो मेरे पास 2 मेड थे, एक कुक था। और एक मेड जो है वो मेरे प्रेडिसेसर्स के साथ भी थी और हमें पता था कि वो काफी सीनियर पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल थी, वो मेड थी। तो हाउसेस तो सब बगड़ी थे। तो मेरे ख्याल से बैंक्वेट के 1 या 2 दिन पहले वो मेड ने मेरे वाइफ को पूछा कि मैं आपका कौन सा साड़ी तैयार करूं आपके लिए। तो वाइफ ने कहा साड़ी किस लिए? तो ना, आपको तो बैंक्वेट में जाना है, आपका प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो मेरे वाइफ ने कहा कि बैंक्वेट वगैरह कुछ नहीं है। ने कहा नहीं नहीं, वो जो मिस्टर जो बोलते हैं सेंशेंग, उनको भी जाना है, आपको भी जाना है। तो फिर मेरे वाइफ ने, या मैंने शायद उनको फोन किया था शाम को, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वो कह रही थी। तो मैंने कहा भाई तुम करवा लो, क्या पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने फोन किया एम्बेसडर को, मैंने कहा साहब क्या हो रहा है ये ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ तुमको आना है। और तो मैंने कहा पहले बता देते, अभी तो कल पहुंचना है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो, मैंने तो बता दिया तुम्हें कि पहुंचना है, अब क्या करना है वो आप देख लो। ठीक है। फिर मैंने पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो अफसर थे उनके साथ मैं रिलेशनशिप बना रहा था राजीव गांधी के लिए कि वो आएंगे, 1.5 दिन रहेंगे वगैरह वगैरह। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भैया आपसे बात करनी है, बड़ी जरूरी बात है, तो मुलाकात करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दोपहर को आएंगे। मैंने कहा दोपहर को नहीं, अभी मिलना है, तो आप कब आ सकते? तो उन्होंने कहा ठीक है 1 घंटे में आते हैं। तो वो आ गए। मैंने कहा मुझे बीजिंग जाना है। तो उन्होंने कहा ये तो असंभव है क्योंकि एक ही फ्लाइट है शंघाई से बीजिंग। मैंने कहा जो भी है स्टैंडिंग कर लो, जो भी है मुझे जाना जरूर है। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ करते हैं। दोपहर को उन्होंने कहा आप तैयार रहिए। तो मैं तैयार रहा। दोपहर को उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा चलते हैं पर आपको कंफर्टेबल सीट नहीं मिलेगी। मैंने कहा कोई नहीं। हम लोग पहुंचे और जैसे हम जाने के पहले मैंने वाइफ को फोन किया। मैंने कहा तुम तैयार हो? उन्होंने कहा। मैंने कहा तुम जाना बैंक्वेट के मतलब ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में। मैंने एक फर्स्ट सेक्रेटरी थे हमारे एम्बेसी में, उनको फोन किया। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, तो मुझे एम्बेसी की गाड़ी भेज दीजिए और फलाने ड्राइवर को देख लीजिए कि वो ड्राइव कर रहा है, क्योंकि मुझे पता था वो भी उनका सिक्योरिटी का आदमी था। तो एनीवे उन्होंने किया, ये आया और हमारी गाड़ी हवा जैसे चली एयरपोर्ट से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल तक। जो भी रेड लाइट्स वगैरह थे सब हम थ्रू निकल गए। और वहां पे जब हम पहुंचे तो एक अफसर था वहां पे, वो मुस्कुराते हुए मुझे कहता है वेलकम यू मेड इट। तो ये सिस्टम है उनका। किती छान. म्हणजे कदाचित मला असं वाटतं की त्या तुमच्या घरच्या मेडला राजीव गांधी खाणार का हे सुद्धा कदाचित माहित असू शकेल. त्याची गप्पा मारणं हा खरोखरच आनंदाचा भाग असतो. खूप शिकणं असतं आणि जागतिक राजकारणामध्ये, जागतिक या सगळ्या सामरिक या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये अनेक अंग असतात. अनेक अंगांना स्पर्श करता येतो. लोकसत्ताच्या वाचकांसाठी तुम्ही ही अतिशय छान माहिती दिलीत आणि ते रंजकता होती.
मनापासून आभार तुमचे आमच्या सगळ्या वाचकांच्या तर्फे, लोकसत्ता परिवारातर्फे. तुम्हाला वाचत आहोतच, याच्या पुढे अधिक जास्त आणखीनच जास्त आमचे सगळे वाचक तुम्हाला अधिक वाचू लागतील तुमच्यासाठी. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद सर.